बोल दीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा तो। हम लोगों ने इसके पहले क्लास में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी बात की थी, ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन, एक बार हम आप सबसे एक एक करके एग्जाम्पल जानना चाहेंगे, कोई भी पर्सपेक्टिव में। बताइए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक एग्जाम्पल दे करके। सबसे पहले चांदनी बताएंगे। बाकी सब लोग सोच के रखिए अपना अपना एग्जाम्पल। फिजा, एक उदाहरण दीजिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। कहकशा, बताइए फिजा। पैड का फॉर्म भरना और एग्जाम कंडक्ट कराना, ये हो सकता है सर। जैसे पैड का फॉर्म भरे हम, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एग्जाम कंडक्ट जब होगा तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। लेकिन आपके फॉर्म भरने पर ये डिपेंड कर रहा है क्या एग्जाम कंडक्ट होना? एग्जाम कंडक्ट तो यूनिवर्सिटी अपने मन से करेगी। खाना बनाना, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और खाना खाना डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बेटर एग्जांपल है उससे। अगला बताइए, कहकशा बताइए आप। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दवा की खुराक, जैसे कि 0 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम। ठीक है। और डिपेंडेंट में याद किए गए शब्द, जो हम किसी चीज को याद करते हैं कि हमको कितना शब्द याद हुआ। लेकिन ये दोनों डिपेंड कर रहा है क्या एक दूसरे पर? नहीं, डिपेंड जुड़ा नहीं। हुआ ना बताइएगा, मतलब अलग अलग नहीं ना। तो एक हो जाएगा सर, इंडिपेंडेंट में सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और डिपेंडेंट में हो गया पौधे की ऊंचाई। हाँ ठीक है, बढ़िया, ये चीज है। और पहले वाले केस में जैसे अपने दवा की खुराक बताई, तो दवा की खुराक और स्वास्थ्य की स्थिति हो सकता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा क्या होगा, पेयर में। बढ़िया। निधि दी, आप बताइए। वो डिपेंडेंट वेरिएबल में हो सकता है कि जैसे हम कुछ सीख रहे हैं, कोई भी व्यवहार या पढ़ाई की चीजों में, और सीखने के बाद हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है या फिर कुछ मिलता है किसी से रिवार्ड के तौर पे। ठीक है, लर्निंग एफिशिएंसी और रिजल्ट कह सकते हैं एक तरीके से, इफेक्टिव लर्निंग और रिजल्ट। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, बढ़िया। और कोई बताएगा, निखत और शुभम? चलिए, इतने एग्जाम्पल भी काफ़ी है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, कि अगर हम किसी को गाली देंगे तो चांसेस है कि वो मुझे वापस जो है ना, थप्पड़ लगा सकता है। तो ये एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल जिसे आप याद रख सकते हैं। मेरा गाली देना अगले को इस बात के लिए इन्वोक कर रहा है, इरिटेट कर रहा है कि वो मुझे थप्पड़ मारे, यानी कि अगले का थप्पड़ मारना मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, मेरे व्यवहार पे डिपेंडेंट है। और अगर हमको थप्पड़ नहीं खाना है तो हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना है। यानी कि हम अगर अपने व्यवहार को मॉड्यूलेट करेंगे तो उधर से क्या होगा कि आउटकम भी मॉड्यूलेट होगा। अगर हम गाली गलौज करेंगे तो उधर से थप्पड़ पड़ेगा। अगर हम अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, विनम्रता दिखाएंगे, तो उधर से भी वैसा ही हो सकता है कि सम्मानजनक आचरण जो है प्राप्त हो। तो इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से, एक सहज एग्जाम्पल से अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो पहले की बात थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसके आगे। ठीक है, अब
कंस्ट्रक्ट की बात कर ली हम लोग, इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात नहीं किया, ऑपरेशनल डेफिनेशन की भी बात कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को चलिए हाँ कुछ नई चीज़ें आज देख लेते हैं। तो एक्टिव वेरिएबल क्या होता है, और अरे फोन कहाँ है मेरा, हॉटस्पॉट देके फोन से चलाना चल पड़ रहा है हमको। हाँ 1 सेकंड रुकेगा तो मम्मी। हाँ एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल पे आते हैं हम लोग। तो जब रिसर्च डिजाइन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि पहले जो हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन में मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल, दो तरह की डेफिनेशन देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे होते हैं ये समझे आप लोग, वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हैं जो वेरिएबल है। जैसे अगर हम लोग एंजाइटी पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, एंजाइटी है। एंजाइटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब एंजाइटी को ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे हम लोग, क्योंकि जब रिसर्च की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ऑपरेशनल डिफिनेशन की ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये पेन हो रहा है, क्या हुआ? 1 सेकंड रुकिए। हाँ तो एंजाइटी की हम लोग बात करते हैं, तो अब आते हैं हम लोग की डिफिनेशन पे, एंजाइटी के ऑपरेशनल डिफिनेशन पे, कि जैसे हम लोग इसको ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं, मतलब इस पे काम करने के लिए डिफाइन करेंगे तो दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एक जो है मेजर्ड तरीके से और दूसरा एक्सपेरिमेंटल तरीके से। और ये कैसे पता चलता है, अब हमको एंजाइटी को मापना है तो दो तरीके हैं मापने के, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई स्केल खोजेंगे, कोई ऐसा स्केल, स्केल मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे इंची स्केल हम लोग देखते हैं, रूलर होता है हम लोग के पास है ना, लाइंस बनी होती है, कोई लाइन या कोई चीज की लेंथ को उस स्केल के अगेंस्ट ऐसे रख देते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे वैल्यू आ रहा है। तो इसीलिए साइकोलॉजी में क्या होता है, जो हम लोग टूल्स को यूज करते हैं किसी चीज को नापने के लिए, उसको भी स्केल्स कहा जाता है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि वो रूलर या स्केल की तरह क्वेश्चन आयर के फॉर्म में होता है, यूजुअली अदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं और फिर एक वैल्यू देते हैं उसको, कि हाँ इसका वैल्यू यहाँ है। जैसे स्केल में किसी लाइन को, कॉपी पे एक लाइन खींची हुई है, उसको ऐसे स्केल रख के मेजर करते हैं तो बताते हैं हाँ कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दो तरीके पे कि स्केल है कि नहीं। अगर स्केल है तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर डेफिनेशन देंगे, ठीक है। और अगर स्केल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ओडी देंगे। ओडी मतलब ऑपरेशनल डेफिनेशन, इसमें मेजर्ड ओडी होगा और इसमें एक्सपेरिमेंटल ओडी होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके के ऑपरेशनल डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि जब हम रिसर्च को करते हैं या कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं तो हमें पहले से जो स्केल मौजूद है, हमें कई बार लगता है कि यार इस स्केल में ना ये थोड़ी सी कुछ कमी रह जा रही है, जो कि या फिर मेरी जो नीड है, जो चीज़ हमको जानना है, जो चीज़ हमको मापना है, वो इस स्केल में सही से कवर हो नहीं पा रहा। तो क्या होता है कि स्केल के प्रेजेंट रहते हुए भी हमें फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड की तरफ जाना पड़ता है ना, कुछ नया करते हैं चलो। तो वैसे में क्या होगा कि आप एक्सपेरिमेंटल ओडी पर जाएंगे। तो यहीं पे बात आती है कि एक्टिव वेरिएबल्स की और मेजर्ड वेरिएबल्स की, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, अब इसको देखना और समझना बहुत जरूरी है
कि यहाँ पे जब हमने देखा तो मेजर्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन जब दिया तो इससे जो निकलेगा वो होगा मेजर्ड वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे जो होंगे वो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स होंगे, कहलाएंगे वो। दोनों के केस में क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल क्या है, इधर भी एंग्जाइटी है, उधर मेजर्ड वेरिएबल भी एंग्जाइटी है। तो अंतर क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है डिजाइन पर, है ना, कौन से डिजाइन का यूज कर रहे हैं। डिजाइन का मतलब प्रोसेस, डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है कि ब्लूप्रिंट है, एक प्लानिंग है, एक खाका है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग एक सर्जरी करने के लिए डॉक्टर होंगे तो उनके पास अपना एक स्टेप्स होगा ना, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, है ना। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लेटाया जाएगा पहले, फिर एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाएगा और हार्ट बीट वगैरह सब चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक कर लेंगे, तब जा करके जो है फिर फलाने जगह पर चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद उन लोगों के पास कुछ कांटा चूटा जैसा डिवाइस होता है, जिससे वो चीरा को फैला करके वो वैसे ही उसी पोजीशन में रहता है और तब तक वो लोग सर्जरी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उनका एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होता है कि ये ऐसे ऐसे चीजें करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो वैसे ही हम लोग का जो ब्लूप्रिंट होता है काम करने का, यानी खाका जो प्लानिंग शीट है, उसको हम लोग रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो उस डिजाइन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने प्लानिंग बनाई है एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशनल डिफिनीशन के रास्ते पे जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशनल डिफिनीशन क्या था, फिर से बता देते हैं कि क्या क्या स्टेप्स करेंगे और उन स्टेप्स में क्या क्या करेंगे, ये सब बताया जाएगा। कि हाँ, जैसे एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी को नापने के लिए जो जो स्टेप्स किए गए, जो चीजें मेजर्स ली गई कि ये होगा, ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये चीज डालेंगे, तो इन चीजों से निकल करके जो आएगा उसको हम लोग एंग्जाइटी कहेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, एंग्जाइटी को एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया। डिफाइन तो किया मगर एक्सपेरिमेंट के रास्ते। और दूसरे रास्ते में क्या हुआ कि हमने बना बनाया स्केल उठा लिया और उसको क्या किया कि मेजर किया, मेजरमेंट के रास्ते उसको, ठीक है, हमने उसको डिफाइन किया कि इस स्केल पर जो रेटिंग के रूप में जो वैल्यू आती है उसको हम लोग एंग्जाइटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि मेजर्ड वेरिएबल क्या हो गया और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल क्या हो गया। इस बीच में फर्क करना जरूरी है और अब आप लोग, हमको लगता है कि आराम से फर्क कर सकते हैं। अब इसमें जो मेजर्ड वेरिएबल्स है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वेरिएबल्स। मेजर्ड वेरिएबल इक्वल्स टू एक्टिव वेरिएबल। बोलिए कि जब केवल नाम ही है, इसी को यही कहते हैं, तो फिर डायरेक्ट ही बता देना था, इतना क्यों। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही है ना, चंदन का ही नाम कुंदन है, बस इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। इसीलिए इस चीजों को समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नाम के समान होने की बात नहीं है। इसके अलावा जो है मेजर्ड वेरिएबल सॉरी, मेजर्ड वेरिएबल एट्रीब्यूट वेरिएबल कहलाएगा, इसको करेक्शन देते हैं। सॉरी, अभी जो हम बोले थे वो गलत था। मेजर्ड वेरिएबल को एट्रीब्यूट वेरिएबल कहते हैं और एक्टिव वेरिएबल जो होता है उसको अभी बताते हैं क्या होता है। ये उल्टा पुल्टा हो गया था। जिस वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो होगा उसको एक्टिव वेरिएबल कहेंगे और मेजर्ड वेरिएबल एट्रीब्यूट वेरिएबल होगा। अब इस डिजाइन को थोड़ा आराम से हम लोग एकदम स्थिरता के साथ देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि हल्का सा कंफ्यूजन लग रहा है और कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, पर कुछ फैक्टर्स भी होंगे जिनसे एंग्जाइटी प्रोड्यूस होता होगा, है ना। एंग्जाइटी कहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, जैसे एंग्जाइटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, एंग्जाइटी किसी चीज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, है ना, जिसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग मैनिपुलेटेड वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्टिव वो कौन सा वेरिएबल ऊपर में लिखा हुआ है?
एक्टिव वेरिएबल है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल कह सकते हैं उसको, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कोई चीज का जो वेरिएबल है वो कौन सा एक्टिव वेरिएबल है, कौन सा मेजर्ड वेरिएबल है। हो सकता है कि एक्टिव वेरिएबल ही मेजर्ड वेरिएबल भी हो, यानी एट्रीब्यूट वेरिएबल भी हो, या हो सकता है नहीं भी हो, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो इस तरीके से हम लोग को देख करके समझना होगा कि जहाँ पे जिस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो कहाँ पे किसका क्या मतलब है। सीधा समझिए, एक्टिव का मतलब क्या है, जो एक्टिव है। और एक्टिव कैसे, जिसको हम लोग एक्टिव कर सकते हैं, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो हो गया एक्टिव वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट, यानी क्लियरली हम जिसमें फेरबदल कर सकते हैं। और जिसमें फेरबदल नहीं कर सकते वो मेजर्ड वेरिएबल हो गया, जो आउटकम हो गया। तो एक तरीके से मेजर्ड वेरिएबल किसके नजदीक आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नजदीक आता है। ये बहुत, अगर हम कह दें कि सेम होता है तो इसको कहते हैं, एक प्रोसेस होता है हाइपर सिंप्लीफिकेशन, वो भी एरर होता है। अगर मैं चीजों को हाइपर सिंप्लीफाई कर दूं, इतना सिंप्लीफाई कर दूं कि वो इतना आसान हो जाए कि एकदम वो चीज हो जाए, तो फिर उसकी आत्मा भी खत्म हो जाएगी वहीं पे। क्योंकि कई बार जो चीजें जैसी है उसको वैसे ही हम लोग को समझना होता है। अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके से समझे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना हमारा गोल है। हमारा गोल ये नहीं है कि ठीक है सियार गीदड़ भेड़िया सबको जो है कुत्ता बोल करके जो है निकाल दिए कि हाँ चलो समझो कुत्ता, ये नहीं। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका रूप हो जाता है। तो हम लोग हमेशा ध्यान से कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ेंगे, ये नहीं कि सरल करके एकदम बता दिए कि हाँ चलो ये तो एक ही है। आप लोग भी ऐसा मत समझिए कि एकदम एक ही है, नीचे में लिख दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऊपर में लिख दिया डिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या हो गया कि दोनों एक ही हो गया। नहीं, सेम सेम बट डिफरेंट। एक काम करते हैं, हम इक्वल टू का साइन ही मिटा देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? एट्रीब्यूट का एक्चुअल में मतलब होता है गुण। ठीक है, जैसे कहते हैं किसी पदार्थ का गुण है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर केमिकली वो रिएक्टिव नहीं है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इतना महंगा है और फिर इतना लोग इसका ज्वेलरी बनाते हैं। लोग सोडियम का ज्वेलरी क्यों नहीं बनाते हैं, सोडियम भी तो है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है कि आप उसको हवा में निकाल के से बाहर रख देंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना लेगा। गोल्ड एकदम रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, अनटिल उसको जबरदस्ती कुछ वैसा कराया जाए। बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, तो गोल्ड जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है, क्योंकि किसी चीज से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो क्या है कि रिएक्टिविटी किसी पदार्थ का एक एट्रीब्यूट है, यानी एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट वेरिएबल हम लोग जब उसको कहते हैं, तो क्यों कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल, इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम एक्टिव वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे तो अगला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो रहा है, उसके प्रॉपर्टी और उसके गुणों में अंतर आ रहा है। तो वहां पे मूल शब्द क्या है, एक तरीके से एट्रीब्यूट। ठीक है, किस में अंतर आ रहा है, उसके गुण में, उसके वैल्यूज में अंतर आ रहा है। किस में अंतर कर रहे हैं, एक्टिव वेरिएबल में अंतर कर रहे हैं। तो इसीलिए नामकरण का अलग अलग ये तरीका है। अब ये सब चीजें हम लोग को जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो कई बार जब एट्रीब्यूट वेरिएबल और एक्टिव वेरिएबल बोल दिया जाता है, मेजर्ड वेरिएबल और मैनिपुलेटेड वेरिएबल बोल दिया जाता है, तो लगता है कि यार तो बहुत टाइप्स के वेरिएबल थे और हमको तो दो ही पता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो मूलतः एकदम सिंप्लीफाई करके बोले तो दो ही है, बाकी सब इसके नजदीक नजदीक है, बहुत सिमिलर है। और इस सिमिलैरिटी को भी याद रखना है और थोड़ा सा डिफरेंस को भी याद रखना है। डिफरेंस याद नहीं रहे कोई बात नहीं, आगे जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा वहां पे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, बट सिमिलैरिटी याद रखिए। तो फिर भी अगर याद नहीं रहता तो एकदम इक्वल टू करके लिख लीजिए कि हाँ लगभग एक ही चीज है, आगे हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक कहने का तरीका है। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल में।
कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल। कंटिन्यूअस वेरिएबल तो आप लोग को पता ही है, कई बार बोल चुके हैं, है ना। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल को थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं। अभी तो हमने जाना कि कंटिन्यूटी में होता है कि दो के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन कोई भी अगर सेट ऑफ, इससे तो आप लोग परिचित होंगे, सेट थ्योरी में सेट दिया जाता है। इसमें सबसे पहले मान लीजिए कि एक मिनिमम वैल्यू रखे, ठीक है, उसके बाद जो है बीच की वैल्यूज हुई कुछ कुछ कुछ। मान लीजिए कि एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट है, ठीक है, जिसमें शुरू में मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जगह में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन, BW, ये बिटवीन को लिखने का शॉर्ट तरीका है और ब्लैक एंड व्हाइट को लिखने का भी। कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन, मिनिमा कहते हैं, एक वर्ड मैथ में यूज होता है मिनिमा एंड मैक्सिमा। हिंदी में, यहाँ साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसके लिए एक्यूरेट टर्म है मिनिमा और मैक्सिमा। मिनिमा और मैक्सिमा को जानने से पहले आप लोग रेंज से परिचित होंगे। जैसे हम लोग को डेटा मिलता है, एक डेटा मिला, इंटेलिजेंस स्कोर आपने स्टडी किया एक किसी एक क्लास का, ठीक है, 12 साल के बच्चों का किया कि 12 साल के 40 बच्चों का अपने इंटेलिजेंस स्केल पे टेस्टिंग किया, किसी इंटेलिजेंस स्केल का यूज करके, उस पर डिफरेंट डिफरेंट हमें स्कोर्स आए। अब उस स्कोर जो आएंगे उसको अगर हम सेट बना करके या ऐसे टेबल बना करके लिखें, ठीक है, सेट और टेबल क्या है, लिखने का अलग अलग तरीका है। टेबल में आप क्या करते हैं कि टेबुलर फॉर्म में चीजों को दिखाते हैं और सेट में सेट के फॉर्म में से दिखाते हैं, कॉमा दे करके। तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि सर ये सेट क्या बता रहे हैं, क्योंकि टेबल अगर यहाँ पे बनाएंगे तो वो फिजिबल नहीं होगा समझाने और बताने के लिहाज से, समय भी ज्यादा लगेगा। तो टेबल को भी आप सेट समझ सकते हैं, सेट को भी टेबल समझ सकते हैं, समझने के लिहाज से दोनों को रिप्रेजेंट करने का बस अलग अलग तरीका है, चीज एक ही है। तो जब रेंज जो है, रेंज क्या होता है, रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, आप लोग को पता है, मैक्सिमा माइनस मिनिमा, ठीक है। कई साइकोलॉजी में आप लोग देखिएगा कि लास्ट में +1 भी हो जाता है कई बार, है ना। तो वो +1 क्यों आता है वो हम लोग स्टैट्स में देखेंगे जा करके, वो भी बहुत सिंपल है कि क्यों +1 आता है, लेकिन मैथमेटिकली थ्योरी यही समझिए, वो +1 हम लोग जैसे एरर और ये वो मार्जिन होता है उसको कवर करने के लिए देते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज यही है कि मैक्सिमा माइनस मिनिमा। अब मैक्सिमा क्या है, मैक्स वैल्यू यहाँ पे आएगी और मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमा यहाँ पे आएगी, इसके बीच में सारी चीजें आएंगी, जैसा कि हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। तो रेंज पता है हम लोगों को। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि ऐसा वेरिएबल जो सर्टेन गिवन रेंज में मैक्सिमा और मिनिमा के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब ये लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है सर, नेट के क्लास में तो खाली ऑब्जेक्टिव पे टिक मारना है, खाली समझते जाना है, लैंग्वेज पे क्यों काम करें, आप क्यों इतना बता रहे हैं समझा रहे हैं, क्योंकि पैट का जो एग्जाम होने वाला है, पैट के एग्जाम में या फिर जिनको है कि हो सकता है पीएचडी से पहले या पीएचडी के बाद भी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दे करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको तीनों तरह के शॉर्ट आंसर्स लिखने पड़ेंगे। पैट के एग्जाम में अभी लिखने पड़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जैसे आप थ्योरेटिकल एग्जाम से मास्टर्स में लिखे हैं। और आज वहाँ बात हुई डिपार्टमेंट में हम लोगों की, तो लक्ष्मी मैम ने कहा है कि यहाँ तो तुम लोग कॉपी में कुछ भी लिख देते हो, भर देते हो तो पास हो जाते हो, लेकिन वहाँ वैसे नहीं चलेगा, वो पैट का एग्जाम है और वो प्रॉपर एग्जाम देना होगा। वहाँ पे कुछ लिख के पूरा देने से नहीं होगा, वहाँ लिखना वही होगा जो उस आंसर का कंटेंट है, उसके अलावा आप दाएं बाएं चीजें लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो ये बात समझ लीजिए कि भले ही मास्टर्स तक तो हम लोग इस तरीके से, एक तरीके से चीटिंग ही है ये भी,
कि नहीं आ रहा है तो कुछ भी बना के लिख दिए कि चलो कुछ तो है, मिलता जुलता है, लेकिन वो सिर्फ मास्टर्स तक काम आता है, उसके बाद कहीं काम नहीं आने वाला है। आगे अपने कुछ कुछ भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे पैट है या फिर हरियाणा पीएससी लेती है, फिर उत्तराखंड वगैरह ये सब में लेते हैं प्रोफेसर बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपने जहाँ कलाकारी दिखाई कि आप गए, ठीक है, तो वहाँ के लिए प्रॉपर आपको लैंग्वेज भी डेवलप करना होगा और ये चीज़ें भी, और कंटिन्यूअस वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, ये सब चीज़ें स्टैट्स की बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और पैट देने आप जाएंगे तो मेरे लिहाज से तो यही हमको समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति जो मास्टर्स देने के बाद पैट देने का, उससे यही चीज़ें एक्सपेक्ट की जानी चाहिए कि बेसिक नॉलेज कैसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एडवांस नॉलेज तो हो ही नहीं सकता है ना, जब तक उस फील्ड में उतरेंगे नहीं, काम नहीं किया होगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको कि अपने नॉलेज को एडवांस सधाने की, शार्प करने की। तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है ना वो बेसिक और ग्राउंड की चीज़ों से आएंगे कि उसको आप, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी साउंड है और कितनी सॉलिड है और कितने अच्छे से आप उसको बता सकते हैं। तो एक टास्क लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, ठीक है, डिफाइन कंटिन्यूअस वेरिएबल, और इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। इसमें किन किन शब्दों का जिक्र आना चाहिए, रेंज का जिक्र आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या तो सेट वर्ड यूज कीजिए, या तो टेबल, या तो डेटा सेट, ये सब जो स्टैंडर्ड वर्ड्स है उनको यूज करना होगा। सर फिर से बोलिए तो। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफाइन कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल की परिभाषा लिखें। कंटिन्यूअस वेरिएबल, गौरव है नहीं तो हिंदी पूछ लेते हैं उससे। कंटिन्यूअस वेरिएबल किसी को पता है तो बता दीजिए। मैं सर लिख लिया, हो गया। ठीक है, और वैसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, हम लोग की साइकोलॉजी में इंग्लिश एकदम धड़ल्ले से चलता है। तो चलिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल ये इसको लिख के दिखाइएगा। और अब क्या है कि जहाँ भी राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए ना, क्योंकि मेरे साथ है कि हमको पढ़ाना समझाना है, और दूसरी चीज़ है कि हम बाय प्रोफेशन 8 साल से रेडियो जॉकी रहे हैं, तो हम सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिला देने पे समझना काफ़ी सरल हो जाता है, लेकिन ये सरलता कॉपी पे आप दिखाएंगे तो हो सकता है कि टर्म्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं चांदनी? कंटिन्यूअस वेरिएबल का सतत चर होगा हिंदी। सतत चर, ओके, ठीक है, सतत चर, और उसका असतत चर हो जाएगा ना डिस्क्रीट का। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये चीज है कि अब आते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस वेरिएबल को हमने समझ लिया, अब आते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल पे, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल नाम से ही दिख रहा है क्या है, कैटेगरी है ना। कैटेगरी। अब अगर डेटा के टाइप्स की हम लोग बात करते हैं, स्टैट्स में आप लोग पढ़े होंगे 4 प्रकार के जो है डेटा, आज हम लोग के पीजी के क्वेश्चन में भी था। तो डेटा के इतने प्रकार होते हैं कि उसकी व्याख्या अगर 3 घंटे तक पीजी के पेपर में करते रहा जाए तो भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न सबसे मूलभूत ये है कि डेटा के कितने प्रकार हैं, इसका आधार क्या है, किस आधार पे। अगर इस आधार पे हम लोग देखते हैं, एक डेटा सेट हो गया, उसमें ये आधार देखते हैं कि गुच्छा कितना कितना गुच्छा है, तो उसके आधार पे दो तरह का डेटा हो जाएगा, हिट्रोजेनस और होमोजेनस। होमोजेनस मतलब कहीं पे कोई गुच्छा नहीं है, सब डेटा कंटिन्यूअस, और हिट्रोजेनस डेटा हो गया जहाँ पे गुच्छा गुच्छा में मिला। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रेफरेंस का हम एक सर्वे करते हैं लोगों से, यहाँ आपको कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, तो हमने एक वैसा सर्वे किया, तो उस सर्वे में क्या मिलेगा कि कोई एक सर्टेन पार्टी के अराउंड आपको जो है ज्यादा लोगों का रिस्पांस मिलेगा कि हाँ हमें ये पार्टी ज्यादा पसंद है,
हमारा ये प्रेफरेंस है। तो वैसे में जो आपका डेटा सेट होगा उस पे कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं मिलेगी। अगर आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं उनके ओपिनियंस को, तो क्या होगा कि जो जो उसको कहता है ग्रेविटी पॉइंट्स, जो ग्रेविटी पॉइंट्स हैं वहां पे आपको डेटा ज्यादा मिलेगा। तो इससे डेटा का समूह क्या हुआ कि एक डेटा सेट के अंदर छोटे छोटे गुच्छों के आसपास डेटा ज्यादा एकत्रित होंगे, और जहाँ पे गुच्छे नहीं है वहां पे वैल्यूज कम होंगी। तो ये हो गया। अब इसके आधार पे आप कह लीजिए कि प्रेजेंट इसके आधार पे कि डेटा सड़ियाया गया है कि नहीं, तो दो तरीके का हो गया, राव डेटा या ऑर्गेनाइज डेटा। उसके बाद डेटा की कंटिन्यूटी के आधार पे देख लीजिए तो दो तरह का हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, डिस्क्रीट हो गया, है ना। उसके बाद आप डेटा के सोर्स के आधार पे देख लीजिए तो फिर दो तरह का हो गया, प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। उसके बाद आप उसके स्टैटिस्टिकल नेचर के आधार पे देख लीजिए तो क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। फिर उसके स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाकर के उसके जो है ना डेटा कितना चीज हम लोग को बता रहा है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखिए तो उस पर 4 हो गया। तो बेसिकली जितनी चीजें हमने पीजी में या यूजी में पढ़ी है वो एक मतलब एक्चुअल रियलिटी का एक बहुत छोटा सा एक विजन है, लेकिन रियल में चीजें बहुत ज्यादा। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टैट्स में। हम लोगों ने देखा कि डेटा के जो 4 प्रकार हैं कि डेटा कितनी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, उसके आधार पे 4 प्रकार, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल। ठीक है, इंटरवल पहले आता है, रेशियो बाद में आता है। तो 4 प्रकार के, इससे आप लोग परिचित होंगे। नॉमिनल डेटा क्या होता है? इसमें एक वर्ड छुपा हुआ दिखा रहा होगा, नॉम। ठीक है, नेम, नाम समझ लीजिए। यानी कि ऐसा डेटा जिसका वैल्यू, जिसमें जो गुण है वो सिर्फ नाम बताने का गुण है। हाँ, वो सिर्फ एक कैटेगरी, तो वो क्या कर रहा है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास छठ पर्व का एक सूप है, ठीक है, एक सैंपल हो गया, सेट हो गया। उसमें बहुत तरह के फ्रूट्स हैं, स्टार फ्रूट्स है, कैरमबोला है, सुथनी को क्या कहते हैं पता नहीं, तो सुथनी जानते हैं हम लोग। और भी क्या क्या होता है, शुगर केन है, और वो टाभा नींबू है, और एक आध तो मूली वूली रहता है, कहीं मूली भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें सूप में पड़े हुए, नेचुरल। तो सब में क्या है, क्या वो जो क्लासिफिकेशन है कि ये मूली है, ठीक है, ये शुगर केन है, ये स्टार फ्रूट है, वो करमबोला है, और सुथनी है, और एक छोटा सा क्या होता है, गोल सा बेरी टाइप का, उसको हाथ से ऐसे ऐसे बहुत देर तक रगड़ करके उसको पकाया जाता है, नरम होता है तो फिर खाते हैं। नाम याद नहीं आ रहा है हमको, बेर टाइप का छोटा सा कुछ, तो वो है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने देखा कि वहां भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नाम है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, और उस नाम पे क्या है कि गुण है सबका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो नाम केवल आइडेंटिटी बता रहा है, नाम 2 चीजें बता रहा है। ठीक है, नॉमिनल डेटा क्या बता रहा है, इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक तो पहचान, आइडेंटिटी, और दूसरा प्रॉपर्टीज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टैट्स, चार्ल्स डार्विन का आप लोग नाम सुने होंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक किताब उन्होंने लिखी थी, और साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक कम्युनिटी में उन्होंने ही सबसे पहले प्रतिपादित किया था ये चीज के बारे में, कि जो है इवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे हम लोग मछली से इंसान तक बनने तक आए। ठीक है, वहां तक वो चीज उन्होंने बताया कि पहले मछली बने, फिर उसके बाद एम्फीबियंस बने, यानी कि पहले जल में रहने वाले जीव। फिर वो लोग क्या हुए कि जब जल कम हो गया, जब जमीन उभर गया, जब वो एक समय था जब पूरी धरती केवल जलमग्न थी, और उस पे जब जल कम हुआ, वेपर बन करके उड़ा ऊपर, और फिर थोड़ा लैंड जो है, लैंड मास ऊपर उठ गया जल से, तो कुछ ऐसे जीव बने किनारे के इलाके में जो थे कि वो जल से निकल के उनमें बाहर रहने की भी थोड़ी क्षमता होने लगी, कि वो जल और स्थल दोनों पे आने लगे, कछुआ हो गया उस तरीके से। फिर उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे कालांतर में स्थलीय जीव बन गए। तो उस तरीके से उन्होंने किया। और उनके साथ साथ सबसे गजब बात ये हुई कि जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की हम लोग बात करते हैं, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आज भी आपको, जो लोग साइंस और इन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, बहुत बौद्धिक तरह के व्यक्ति आपको लिखेंगे, चार्ल्स डार्विन की ये किताब उनके लाइब्रेरी या बुक शेल्फ में आपको जरूर दिखेगी। और इसके बुक शेल्फ में दिख गई तो समझिए कि वो आदमी ना बौद्धिक क्षमताओं का प्रेमी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, मैथ से हो या कुछ भी हो। चार्ल्स डार्विन प्राचीन काल के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो इंटरडिसिप्लिनरी थे। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब
जैसे एक साइकोलॉजी डिसिप्लिन हो गया, एक कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन हो गया, एक सोशियोलॉजी डिसिप्लिन हो गया, एक पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन हो गया, सबको मिला जुला करके सब चीजें मिल रही है, यहाँ पे जुड़ रही है। तो ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों का ये लक्षण और निशानी होता है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में आपको दिखाई देंगे उनका काम। चार्ल्स डार्विन भी वैसे ही थे। तो हम लोग उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? उनकी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टैट्स में भी चार्ल्स डार्विन का नाम आता है। तो चार्ल्स डार्विन का एक कजिन था जिसके बारे में हम लोग स्टैट्स में पढ़ते हैं। आप लोगों का ये टास्क है कि चार्ल्स डार्विन का कजिन, ये सर्च कीजिएगा कि चार्ल्स डार्विन का कजिन कौन था जो स्टैटिस्टिशियन था। तो नाम जान के आप लोग सरप्राइज हो जाइएगा। ये भी एक छोटा सा टास्क है। और इसके अलावा जो कहानी उसके साथ में नेट पे आएगी, थोड़ा वो भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना कुछ अब 3 घंटा का तो है नहीं लेक्चर। तो क्या होता है कि वो लोग टैक्सोनॉमी का एक सिस्टम बनाते हैं कि कैसे जो है ना सभी जीवों को उनके गुण के आधार पे विभाजित किया जाए। ऐसे तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। कैरलस लिनियस नाम के व्यक्ति ने मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल सिस्टम बनाया था। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जीवों का विभाजन। विभाजन किसके आधार पे होगा? अगेन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, आइडेंटिटी बताएगा विभाजन और प्रॉपर्टी बताएगा। अब गिदड़ है, ठीक है, सियार है, लोमड़ी है, कुत्ता है, भेड़िया है, लकड़बग्घा है, तो इतने सारे जीव हैं, सारे डॉग फैमिली से मिलते जुलते हैं, लेकिन सब में अंतर भी तो है। क्या अंतर है? प्रॉपर्टीज का। तो जब प्रॉपर्टीज का अंतर होगा तो क्या होगा? आइडेंटिटी में भी अंतर होगा। यानी कि नॉमिनल डेटा क्या करता है कि कई बार लगेगा कि नहीं केवल नाम बता रहे हैं, नहीं, नाम के साथ साथ नेम और प्रॉपर्टी के इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है वो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नॉमिनल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, या कैटेगोरिकल नॉमिनल जो कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम लोग नॉमिनल वेरिएबल भी कहेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे कैटेगोरिकल की जगह नॉमिनल वर्ड यूज हो जाए तो उसमें वो चीज नहीं करना है। समझना है कि नाम, एक सेकंड, हेलो हेलो, हरिओम, थोड़ा सा क्लास में है, क्लास खत्म करके करें आपको थोड़ी देर में? आप है ना अभी अवेलेबल? अच्छा ठीक है, करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को समझना है कि कैटेगरी क्या है। दरअसल एक नाम है, और नाम क्या है? दरअसल एक कैटेगरी है ना। अब जैसे मेरा नाम ब्रजेश है, तो हम भी तो एक तरीके से कैटेगरी है ना। नाम मेरा पहचान है, लेकिन ब्रजेश के रूप में आप किसको जानते हैं? बहुत सारे ब्रजेश हैं दुनिया में, लेकिन आप मेरे जैसे हम ब्रजेश हैं और भी बहुत सारे ब्रजेश हैं, तो सब में कैसे अंतर करेंगे? मान लीजिए कि ब्रजेश नंदन नहीं हो कि ब्रजेश कुमार होता, 100 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, कई मतलब हजारों ब्रजेश कुमार होंगे, तो कैसे अंतर करेंगे? प्रॉपर्टीज से अंतर करेंगे। रंग रूप देखेंगे कि नहीं चेहरा ऐसा है, हाइट वैसा है। हो सकता है कि रंग रूप हाइट अगर सिमिलर हो तो फिर भाषा देखेंगे, गुण देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि एक जो नाम है उस नाम के अंदर मेरी खुद की एक प्रॉपर्टी है, पहचान भी है और गुण भी है। वैसे ही आपका जो नाम है, तो आप एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति के रूप में क्या है? आप एक कैटेगरी है। तो इस तरीके से हम लोग को समझना है कि कैटेगरिकल वेरिएबल क्या है, कि दरअसल एक नॉमिनल वेरिएबल है, दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो कैटेगरिकल वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये मोस्टली डाइकोटोमस होता है। मोस्टली क्या समझिए, डाइकोटोमी सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। कैसे? या तो जैसे कोई पशु है, ठीक है, या तो डॉग होगा या तो डॉग नहीं होगा, दो ही चीज हो सकता है। दोनों के बीच में कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो जब यही दो चीज संभव है तो मतलब क्या है? डाइकोटोमी है। तो मोस्ट डाइकोटोमिस वेरिएबल जो होता है वो कौन होता है? कैटेगोरिकल वेरिएबल। नेट में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा के पूछा गया है। मोस्ट डाइकोटोमस, ठीक है। सबसे ज्यादा 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि किसमें डाइकोटोमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब दिमाग ही नहीं काम करे किसमें डाइकोटोमी ज्यादा पाई जाती है। ऑब्वियस है कैटेगोरिकल में पाया जाएगा। क्यों? या तो इधर, या तो आर या तो पार, बस यही बात ही है, और तो कुछ है नहीं। जैसे आप अमेरिकन सोसाइटी की अगर बात करेंगे, अब क्या है कि हेनरी गैरेट की जो किताब है, वो गैरेट अमेरिकन थे,
तो उन्होंने जो किताब लिखा है तो वैसे ही उनकी किताब में जेंडर के बारे में भी 2 ही लिखा हुआ है, मेल और फीमेल। तो सोचिए कि आज जब अमेरिका इतना ज़्यादा हो गया है कि जेंडर का रेनबो बना दिया है, कितने जेंडर से पता ही नहीं चल रहा है। और एक टाइम पे गैरेट के बुक लिखते टाइम वहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए जगह नहीं थी। हमारे यहाँ तो एटलीस्ट ट्रांसजेंडर के लिए शुरू से ही जगह थी, वो तो बाद में थोड़ा समय जो ऐसे वैसे हो गया। तो चूंकि अंग्रेजों का कंसेप्ट यहाँ आके लागू हो गया तो उनका जेंडर का कंसेप्ट को हमने लागू कर दिया। लेकिन हमारे समाज में हमेशा से ट्रांसजेंडर के लिए टर्म था कि हाँ कोई ट्रांसजेंडर भी होता है। और ईस्ट में जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन जो है एक सर्टेन एरिया में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास ज्यादा दिखाई पड़ती है। कुछ कुछ ऐसे देशेज हैं जहाँ की पॉपुलेशन में ट्रांसजेंडर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे वेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं तो ट्रांसजेंडर की संख्या कम होते जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिस लोकेशन की हमने बात की, वहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जापान, हाँ बोले। सर इसका हिंदी क्या होगा? डाइकोटोमस। डाइकोटोमस, रुकिए हम देख लेते हैं चैट जीपीटी पे एक बार। हमको हिंदी इसका नहीं पता है डाइकोटोमस का, लेकिन मतलब ये होता है कि जो केवल 2 वैल्यू ले सकता है। हिंदी ऑफ डाइकोटोमस वेरिएबल गूगल पे देखते हैं, चैट जीपीटी गलत भी बता देता है। डाइकोटोमस वेरिएबल द्विभाजन चर होगा। द्विभाजन चर, ओके। द्विध्रुवीय चर भी है, द्विभाजन चर भी है। 2 नहीं। द्विभाजन चर या द्विध्रुवीय चर, ठीक है। आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ा होगा, पॉइंट बाय सीरियल, वहां पे भी चर्चा होती है डाइकोटोमस वेरिएबल की, रियल डाइकोटोमी, फोर्स डाइकोटोमी, इन चीजों की। तो हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब जा करके एक क्वेश्चन हम लोग का बहुत क्लियर है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होगा, डाइकोटोमस होता है। पार्टिकुलर इंडिविजुअल स्कोर। अब इसके साथ साथ हमने पॉलीटोमस की बात की, पॉलीटोमी का भी हिंदी देख ही लेते हैं। पॉलीटोमस वेरिएबल बहुभाजी होना चाहिए इस हिसाब से, तो बहुविवाही है। बहुविवाही देखिए तो गूगल बता रहा है बहुसंभावित चर, ठीक है हम लिख देते हैं, हम श्योर नहीं है गूगल के लिए। पॉलीटोमस, और हम देखते हैं एक सेकंड नीचे, बहुपद भी है और बहुविभाजी, विवाही, विवाही, विवाह, ये वाला जो हम लिख रहे हैं, कमाल है। पॉलीटोमस ठीक है, हो सकता है, हमको तो विभाजी लग रहा था। बहुसंभावित, बहुसंभावित चर, ये इतनी चीजें हमको मिली है पॉलीटोमस के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस वेरिएबल में कंटिन्यूअस नहीं, कैटेगोरिकल वेरिएबल में क्या होगा कि सबसे ज्यादा डाइकोटोमी पाई जाएगी, पॉलीटोमी कह रहा है क्या? नहीं, पॉलीटोमी नहीं कह रहा है, डाइकोटोमी कह रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तब पॉलीटोमी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न हम आप लोग से पूछना चाहेंगे। 25 US डॉलर मेल, बाद में देखेंगे। चलिए, एक प्रश्न हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल को नॉमिनल वेरिएबल कब नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न ये है, एक चीज कब नहीं कहा जा सकता है, या फिर हमेशा कहा जा सकता है, या फिर कभी भी नहीं कहा जा सकता है, दोनों को बराबर। क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जब कैटेगोरिकल वेरिएबल को, संभव है कि जब कैटेगोरिकल वेरिएबल को नॉमिनल वेरिएबल ना कहा जाए? कोई ऐसा सिचुएशन है? दिमाग लगा सकते हैं, है या नहीं है?
जो जवाब आ रहा है बता दीजिए अभी मन में। सोच सकते हैं ऐसा कोई सिचुएशन? नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कैटेगरी दरअसल एक नाम है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्टैट्स में या टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, जैसे मेरा स्टैट्स से साइकोमेट्रिक्स जो पेपर है हम लोग का, तो इसमें हम लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, और उसमें जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाए जाते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्टर डाला जाता है। जो रोचक बात आप लोग जानिए यहाँ पे, डिस्ट्रैक्टर क्या होता है? जो आपके ध्यान को भटकाता है और आपसे गलती कराने की संभावना को बढ़ाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग कोई टेस्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन है, तो उसमें डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस करते हैं कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ऑप्शन है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देगा और आपको सही आंसर नहीं देने देगा। अगर वैसा है तो उन चीज़ों को हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट से क्या करते हैं, हटाते हैं कि नहीं, भाषा चेंज करते हैं उसका कि नहीं भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, वो बहुत क्लियर कट हो। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप देखिएगा कि भाषा बहुत साफ सुथरी यूज होती है। ये एक भाषा का एकदम सबके लिए एक ही मतलब होगा, कुछ ऐसी भाषा नहीं होगी। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस क्या करेंगे वो लोग, हमको तो लगता है कि रिवर्स डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस करते हैं कि और ज्यादा ऑप्शन को ऐसा बनाते हैं कि हर एक ऑप्शन आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दे। अगर वो एक ऑप्शन नहीं होता तो आप बहुत सही जवाब मार देते, लेकिन उस एक ऑप्शन के कारण जो है ना पूरा मेसअप हो गया, आपने गलत आंसर मार दिया। एग्जाम देते टाइम फील किया होगा नेट के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम लोगों को ना जब स्टैट्स और रिसर्च मेथड पढ़ेंगे ना तो हम लोग पकड़ेंगे इस चीज को कि कौन सा ऑप्शन जो है ना ये डिस्ट्रैक्टर का काम कर रहा है हम लोग के दिमाग के लिए, ताकि हम लोग इस संभावना से पीड़ित ना हो जाए कि यार कि ये वाला प्रेजेंट था तो अब हमको लगा ये ऑप्शन, इसके कारण मेरा रिस्पॉन्स बदल गया। डिस्ट्रैक्टर को पहचानना और उसको एक लात दे करके बाहर करना ऑप्शंस में। तो अभी जो हमने आपको क्वेश्चन किया ये डिस्ट्रैक्टर था, ठीक है। आप लोग सोचने पे मजबूर हो गए गलत दिशा में कि कुछ तो सिचुएशन होगा, कुछ तो ये होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अरे नहीं होगा, कैटेगरी क्या है, नाम ही है, तो नहीं होगा, बस सीधा हटाओ इसको। तो इस तरीके से ना क्वेश्चंस अब नेट के क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टर डाला जा रहा है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो लग रहा है कि 4 जैसे होता है ना कि इन चारों में से स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, ए सही है, ए बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, या फिर ए और डी सही है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जिस दिशा में आपको सोचवा रहा है, जिस दिशा में आपको धकेल रहा है, आपके दिमाग को उस दिशा में नहीं बढ़ना है। क्वेश्चन के साथ हमेशा समझना है, क्वेश्चन को अपनी जगह पे स्थिर रहना है, अपना स्टैंड लेना है और अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कैटेगरिकल डेटा या कैटेगरिकल वेरिएबल हमेशा नॉमिनल वेरिएबल होता है, बहुत क्लियर कट। कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होता है जबकि ये उस पर नहीं है। और ये नॉलेज की बात नहीं है, ये हमने जो पढ़ा उसकी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत साल फील्ड में नहीं बिताए तो शायद मे भी कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई एक्सेप्शन हो, नहीं। कैटेगरी और नाम क्या है, एक ही चीज है। अब इसके बाद क्या है कि आपने देखा कि जब नाम एक कैटेगरी है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेम एज ए कैटेगरी। नेम एज ए कैटेगरी, तो क्या कैटेगरी में सिर्फ एक ही चीज होगी क्या? जब नाम केवल आइडेंटिफायर का वर्क करता है, यानी कि केवल एक आईडी कार्ड का वर्क कर रहा है, तो उसमें केवल एक चीज हो सकती है। जैसे ब्रजेश नंदन और उसके गुण मिला करके एक ही व्यक्ति है, लेकिन केवल अगर नाम कर दीजिए तो इस मान लीजिए n नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, पीजी में ब्रजेश नंदन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस डेटा सेट में, उस सैंपल में ब्रजेश नंदन एक यूनिक है। तो वहां पे मान लीजिए कि मेरी वैल्यूज और सब चीज को हटा दीजिए, केवल और केवल नाम हमको आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन अदर देन दैट, जैसे खरबूजा है, तो खरबूजा एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है क्या? नेम क्या है? अगर कैटेगरी नाम है तो नाम भी तो कैटेगरी है। नेम इज कैटेगरी एंड कैटेगरी इज नेम। ये ऐसा मत समझिएगा, तो बहुत कॉमन सा बात है कि नाम जब कैटेगरी को प्रदर्शित कर रहा है तो कैटेगरी नाम को प्रदर्शित करेगा, नहीं। इतना भी कॉमन और इतना भी सहज नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम कर रहा हो, दूसरा उससे वापस ना कर रहा हो, ऐसे भी यहाँ पे चीजें देखते हैं कि एक दूसरे के बराबर लेकिन दूसरा उसके बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा संबंध नहीं है। यहाँ पे क्या है
कि नाम अपने आप में एक कैटेगरी भी है और कैटेगरी अपने आप में एक नाम भी है। तो जब नाम, फर्स्ट केस में जब नाम कैटेगरी होगा तो क्या उस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है। जैसे फ्रूट्स एक कैटेगरी है, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, कटहल आ सकता है, अमरूद आ सकता है, केला आ सकता है ना, पपीता आ सकता है, बहुत सारी चीजें, एन नंबर ऑफ फ्रूट्स आ सकती है। तो वहां पे नाम क्या कर रहा है? कैटेगरी के रूप में सर्व कर रहा है। और कहीं पे कैटेगरी क्या होगा? सिर्फ एक नाम के रूप में सर्व करेगा। वहां उसके अंदर हो सकता है कि बहुत कम वैल्यूज हो या फिर नहीं वैल्यूज हो, एक ही वैल्यू हो। तो हम लोग को जहां पे भी कैटेगरी मिलेगा, जहां पे भी नाम मिलेगा, तो एक सेकंड के लिए ठहर जाना है। कहते हैं एक चीज, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एकदम स्थिरता के साथ, धीरे धीरे, चबा चबा के जैसे खाया जाता है वैसे स्थिर स्थिर से शांति के साथ पढ़ा जाता है। मतलब पढ़ना कम है, चिंतन ज्यादा करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ बनना है इस मामले में हम लोगों को। कछुआ बनते बनते एक दिन पता चलेगा कि आप जब समझने की स्पीड और ये चीजें ज्यादा हो गई, बेटर हो गई, तब आप बहुत तेजी से समझ पा रहे हैं, स्पीड भी बढ़ गया, फिर तब स्पीड पे काम करेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि कैटेगरी के लिए ये चीज है, जहाँ पे भी हमको डेटा मिलेगा हमको ध्यान देना है कि उस कैटेगरी के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। जहाँ पे भी नाम मिलेगा तो देखना है कि क्या नाम कैटेगरी की तरह वर्क कर रहा है, कैटेगरी मिलेगा तो क्या कैटेगरी सिर्फ नाम की तरह वर्क कर रहा है, उसके अंदर और भी चीज है। ये प्रश्न अपने आप से हम लोग पूछेंगे। जैसे एक वेरिएबल लेते हैं, देखिए यहाँ पे बोर्ड को, एक कैटेगरी है जिसके सारे मेंबर जो हैं वो सेम कंसीडर किए जाते हैं। जैसे ऐसा एक वेरिएबल का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक वेरिएबल हो गया रिलीजियन, ठीक है। रिलीजन एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? सेम माने जाएंगे। इसीलिए रिलीजन वेरिएबल का इस्तेमाल क्या किया जाता है? पॉलिटिकल माइलेज गेन करने में भरपूर यूज किया जाता है। देखते ही होंगे आप लोग, खूब यूज किया जाता है। मतलब सारे ईमान को, सारी अच्छाइयों को, सब चीज को ताक पे रख के आदमी लड़ मर कट जाए आपस में तो मर जाए, बर्बाद हो जाए तो हो जाए, देश टुकड़ों में बट जाए तो बढ़ जाए, आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाए तो हो जाए, मन मुटाव हो जाए तो हो जाए, गृह युद्ध हो जाए तो हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज नहीं जाना चाहिए कहीं। तो रिलीजन क्या है कि रिलीजन में क्या होता है? अब मेरे में, शुभम में, निधि में, चांदनी में, ठीक है, इतने लोग जो है, इन सभी में अगर कोई चीज सेम पाया जा रहा है तो सिर्फ एक चीज है, रिलीजन। तो रिलीजन एक ऐसी कैटेगरी बना देता है जो नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब अगर सबकी रिलीजियस फीलिंग्स को किसी तरीके से ट्रिगर कर दिया जाए और इस आइडेंटिटी को बार बार थोपा जाए तो आपके ऊपर कि भाई तुम हिंदू हो, तुम्हारे धर्म को खतरा है, ऐसा है वैसा है, तुम वो हिंदू गौरव हो, और ये क्या है कि माइंड में आइडेंटिटी वाली बात को बार बार हाइपर एकदम किया जाए, उसको एकदम पूरा इस तरीके से चला के एकदम खूब ये चीज किया जाए कि भाई हम अगर वोट देंगे तो सिर्फ इसलिए देंगे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू को वोट करेंगे। गई भैंस पानी में, ठीक है। वोट करना था डेवलपमेंट पे, वोट करना था पॉलिसी पे, और वोट कर क्या कर दिया? हिंदू देख करके उसने क्या किया? पॉलिटिकल वेरिएबल, रिलीजियस वेरिएबल को देखा कि भाई इस वेरिएबल को अगर हम चुनते हैं तो इसमें जो मेंबर्स होंगे उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और डेमोक्रेसी में यही तो है, जिसकी संख्या ज्यादा, जिसका वोट ज्यादा, उसकी सरकार। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। लेकिन आम जनता क्या करती है कि मेंटोस खाओ, बुद्धि मत लगाओ, ठीक है। बस जो चल रहा है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल लिया। सेम चीज जो है, अब जैसे यहाँ पे कहकशां है, इधर निखत है, ये दो लोग हैं, तो उधर क्या है कि ये लोग इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उधर का कोई लीडर पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो उधर उनको बोलेगा कि भाई इस्लाम खतरे में है, अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आजादी छिनी जा रही है। इस पे बहुत सारे लोगों को पैसे दिए जाएंगे, नैरेटिव्स फैलाए जाएंगे। पूरी दुनिया में ये चीजें होती है, ऐसे नहीं कि भारत का प्रॉब्लम है। जहाँ पे रिलीजन अगर बड़ा डेटा सेट नहीं बनाता है, मान लीजिए कि किसी कंट्री में अलग अलग रिलीजन नहीं हो, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स नहीं हो,
जो कि एक ऐसा वेरिएबल प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाले हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट पे या प्रोसेस पे, तो वहाँ पे अलग चीजें खोज ली जाती है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में रेसिज्म आप लोग सुनते हैं, गोरा और काला, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि यही दो चीज पे ज्यादा से ज्यादा लोग पोलराइज हो सकते हैं। अगर इंजीनियर्स का ग्रुप और डॉक्टर्स का ग्रुप और इसके बेसिस पे करने लगे तो इतने ज्यादा छोटा छोटा गुच्छा बन जाएंगे कि क्या हो जा सकता है कि वो जो वेरिएबल बनेगा हम लोग का, वो जो कैटेगरी बनेगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा कि एक एक दिशा में अपना इलेक्टोरल पावर जो है वो दे सके। तो वहां पे क्या करते हैं, स्किन कलर पे करते हैं लोग कि जो है ब्लैक है, व्हाइट है, पूरी दुनिया इसके पीछे चल रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग यार, मतलब लिटरली जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर। उसामा बिन लादेन इंजीनियर था यूएस में, सोचिए, वो टेररिस्ट बन गया वो। तो मतलब बेसिक चीजों का नॉलेज ना होना कई बार कितना खतरनाक हो सकता है कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो कैसे बस एक स्टैटिस्टिकल गेम खेल रहा है, एक कूल माइंड से चीजों को कर रहा है, और क्रूर माइंड से और कूल माइंड से, और आप लोग सब जो है पूरे अपने जिंदगी को ज्वाला में तबाह कर रहे हैं ऐसी चीजों के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वेरिएबल की कैटेगरी में जो अंदर आते हैं वो सारी चीजें सिमिलर होती है। अब इसको अगर साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखा जाए और स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट से, हमने क्या देखा, ऑल मेंबर्स आर कंसीडर्ड सेम। तो इसका मतलब क्या है, सेम कब कहते हैं किसी चीज को, तब कहते हैं जब उसके प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती है, जब उसके प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ हम चार लोग जो है यहाँ पर क्लास में, इनमें सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन अगर मेरा वेरिएबल केवल रिलीजन है तब सिमिलैरिटी है, और उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं सिमिलैरिटी है, बहुत सिमिलैरिटी है, एकदम एग्जैक्ट सिमिलैरिटी है। लेकिन अगर आप अदर वेरिएबल्स को चुनेंगे तो पता चलेगा कि सिमिलैरिटी तो बहुत कम है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जब कैटेगरी की बात की जाएगी तो हम लोग को देखना है कि कौन सा वेरिएबल यूज किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी किसी से भी मिलाने लग जाए और सोचे कि नहीं सर सारी चीज पे सिमिलरिटी, नहीं, किस ग्राउंड पे सिमिलरिटी की बात हो रही है। रिसर्च मेथड में हमेशा याद रखना है किस आधार पे, एक प्रश्न हमेशा पूछते रहिए अपने आप से, किस बिना पे, किस आधार पे, है ना। कोर्ट में पूछता है ना जज वकील से कि किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त मौजूद था या इसने ये क्राइम किया है, आपका क्या आधार है, क्या एविडेंस है। तो वही है कि हम लोग को भी आधार खोजना होता है, चाहे वेरिएबल है तो कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का आधार क्या है। अगर कहीं पे विभाजन है, जैसे हमने बताया कि डेटा है, डेटा को अलग अलग कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, तो मैंने बोला कि बहुत टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, इतने टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि विभाजन का आधार क्या है ना। तो ये प्रश्न जैसे ही पूछेंगे हम लोग, चीजें बहुत सही रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, जब कैटेगरिकल डेटा होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, नॉमिनल डेटा होगा। तो नॉमिनल डेटा जो होता है वो नाम को बताता है, वो आइडेंटिटी को बताता है। तो वो क्या बताएगा, वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा? कॉमन सेंस की बात अगर है तो बताइए कोई। नॉमिनल डेटा क्या होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कैसे होगा? क्वांटिटेटिव मतलब होता है क्वांटिटी, क्वालिटेटिव होगा ना। अच्छा, नॉमिनल यहाँ पे नेम होगा, क्वालिटी। हाँ, नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब नंबर नहीं समझिएगा आप लोग, नॉम मतलब नंबर हाँ नहीं हाँ, है, ठीक है। नेम हो जाएगा। नॉमिनल का मतलब नंबर नहीं, नॉमिनल का मतलब नेम। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा क्वालिटेटिव होगा। जैसे फल क्या है, एक कैटेगरी है, तो फल की क्वालिटी होती है कुछ, है ना। एक बायोलॉजिकल एक डेफिनेशन है फल का, जिसमें कि एप्पल को फ्रूट नहीं माना जाता। हम लोग बायो में पढ़े थे, अब क्या उतना ग्राउंड है हमको याद तो नहीं इस वक्त, लेकिन एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, फूल के कुछ सर्टेन अंग होते हैं, वो अंग विकसित होकर के गूदेदार हो जाते हैं समय के साथ, शायद जैसे फ्लावर के कुछ पार्ट होते हैं ना, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, तो वैसे ही कोई पार्ट होता है जो जिसमें कि फूड बन जाता है, फिर अंदर में सीड बन जाता है, तो उसको हम लोग फ्रूट कहते हैं। तो बायोलॉजी जो है ऐसे डिफाइन करता है फ्रूट को। कुछ एक उदाहरण है जो कि उसमें वो पार्ट नहीं बनता है, कुछ और ही पार्ट बन जाता है, तो उसको हम लोग खाते हैं, तो उसको फॉल्स फ्रूट्स कहा गया है। तो वैसे ही क्या है
कि आप लोग देखिए कि जब फ्रूट्स कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या है कि वो क्वालिटेटिव है, उसमें नंबर नहीं आता है। फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स। अगर मान लीजिए कि क्वालिटेटिव में एक फ्रूट एक कैटेगरी हो गया, फ्रूट एक वेरिएबल हो गया, तो उसके कुछ गुण होंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा होगा तो इसको फ्रूट कहेंगे, फ्रूट में ऐसा होता है, फ्रूट में वैसा होता है, 4-5 तरह की जो है क्वालिटीज होंगी। लेकिन क्या होंगी? ये सब क्वालिटीज होंगी, क्वांटिटी नहीं होगी। क्वालिटीज ऑफ बीइंग ए कैटेगरी, क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ फ्रूट, क्वालिटीज ऑफ अ गुड बॉय। गुड बॉय क्या है? एक कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी। गुड गर्ल क्या है? एक परसीव्ड सोशल कैटेगरी है। कब आपको गुड बॉय या गुड गर्ल कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जब आपके में सर्टेन 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 गुण पाए जाएंगे। ठीक है, मेजरमेंट के आधार पे किसी को अगर गुड बॉय या गुड गर्ल कहा जाता है तो आप जानते हैं कि उसका इंटेलिजेंस कितना बेसिक है। लंबा चौड़ा है तो भाई गुड बॉय हो गया, भरा पूरा मांसल शरीर है तो गुड गर्ल हो गई, गोरी है सुंदर है देखने में तो गुड गर्ल हो गई। मतलब क्या ही है। तो ये कोई कैटेगरी अनसाइंटिफिक एकदम कैटेगरी है, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोगों ने बात की कैटेगरिकल वेरिएबल की और इसको अच्छे से समझा कि डाइकोटोमी सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाएगी। और उसके बाद क्या है कि कैटेगरी नाम भी है और नाम एक कैटेगरी है। दोनों को हम लोग अलग अलग केसेस में देख समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन कैसे फंक्शन कर रहा है। और कैटेगरिकल वेरिएबल क्या होता है? चूंकि वो नॉमिनल भी है, नॉमिनल डेटा कह लीजिए, नॉमिनल वेरिएबल कह लीजिए, या फिर इसी को कैटेगरिकल वेरिएबल भी कह लीजिए। तो कैटेगरिकल वेरिएबल क्या होगा? क्वालिटेटिव वैल्यू लिए होगा। अब स्टैट्स में क्या होता है ना, साइकोलॉजी और बिहेवियर साइंसेज में हम लोग कैटेगरी को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में। क्वालिटेटिव डेटा को अब नंबर्स में कन्वर्ट तो किसी किसी तरह करना ही होगा। उसका एग्जांपल आप लोग देखे हैं कि वो रेटिंग स्केल सब में स्ट्रांगली एग्री, एग्री है ना, समवॉट एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे करके 5 पॉइंट रहता है, आपको एक टिक लगाना होता है पांचों। तो इससे क्या करते हैं हम लोग? क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो क्वांटिटेटिव डेटा ओरिजिनली हो गया, हमने उसको क्वांटिफाई किया है ना, हमने उसको क्वांटिटेटिव में बदला, वो अलग चीज है। लेकिन मूलतः वो क्या हो गया कि हम लोग के साइकोलॉजी में ज्यादातर वेरिएबल्स क्वालिटेटिव ही होते हैं। ठीक है, उसको क्वांटिटेटिव में बदला जाता है टूल्स का इस्तेमाल करके, स्केल्स का इस्तेमाल करके, ताकि हम लोग प्रॉपर उस पर साइंस लगा सके। क्योंकि साइंस नंबर्स की बात करता है, फीलिंग्स की बात नहीं करता है। और रिसर्च और लॉजिक के ग्राउंड पे, एक्सपेरिमेंट के ग्राउंड पर नंबर काम करते हैं, मैथ में नंबर काम करता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, कैटेगरिकल वेरिएबल तक। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग इसमें और बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग समाप्त कर दी जाए, इसके बाद अन्य किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। रिसर्च मेथड में एक आपस के जैसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, इसको बताने का एक बड़ा अच्छा तरीका सेट थ्योरी है। और अच्छी अच्छी किताबों में सेट थ्योरी बताया जाता है। हमारे पीजी के सिलेबस में सेट थ्योरी नहीं डाला गया, लेकिन सेट थ्योरी बहुत आसान है। 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। जितनी गहराई से 10th में पढ़े होंगे सिर्फ उतना ही गहराई से हम लोग को पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं। 9-10 में इतना सा पढ़े, 11th-12th के लेवल से भी नहीं। तो चूंकि हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल के आपस में रिलेशन की बात करेंगे, तो उस रिलेशन को समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है हम लोगों को, ताकि हम अच्छे से और क्लियर माइंड में पिक्चर बना सके, उस लैंग्वेज का नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, मैथ क्या है? मैथ दरअसल एक भाषा है जो अलग अलग चीजों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर डेवलप की है। किसी ने नंबर डेवलप कर दिया, किसी ने कैलकुलस डेवलप कर दिया, वैसे ही किसी ने सेट थ्योरी डेवलप कर दी, किसी ने स्टैट्स डेवलप कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस भाषा में जिस चीज को अच्छे से समझा जाए उस भाषा को भी थोड़ा पढ़ेंगे, और इसीलिए हम लोग स्टैट्स पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया की किताबों में स्टैट्स को रिसर्च मेथड और सेट थ्योरी को रिसर्च मेथड और स्टैट्स के बुक से ये लोग निकाल दिए हैं यूजीसी, जो कि बहुत गड़बड़ काम किए हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट थ्योरी के अंदर ही आता है रिलेशन और फंक्शन। जब भी हम लोग सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो हम लोग के पास वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो यार आदमी को सेट नहीं पता होगा, रिलेशन फंक्शन नहीं पता होगा, तो इमेजिन इन कैलकुलस को
यहाँ पे साइकोलॉजी में लगाने का तो इमेजिन ही नहीं कर सकता आदमी। तो उसके एब्सेंस में क्या होगा, काम चलाऊ तरीके से हम लोग काम कर रहे होंगे। तो हम लोग उतना आगे तो नहीं बढ़ेंगे एडवांस तक कि कैलकुलस तक पढ़ने लगे, हाँ, लेकिन सेट और रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ताकि उसको हम लोग और अच्छे से समझ सके, क्लियर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर शुभ रात्रि यहीं पे। हाँ शुभम बोलो, 9:30 बज गया।